आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक मैंने आप लोगों को इतिहास के तीनों मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने मॉडल पेपर वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग मॉडल पेपर वाला वीडियो देख लीजिए। और मैंने सोचा कि चलो भाई मॉडल पेपर तो खत्म हो गया, अब आप लोगों को चैप्टर वाइज जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चीज को आप लोगों को कराया जाए। तो आप लोगों का टर्म 2 में जो आप लोगों का सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है बदलते हुए सांस्कृतिक परंपराएं, और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में एनसीईआरटी किताब में जितने भी क्वेश्चन है हर एक चीज को यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के खोपड़े में, आप लोगों के दिल में बैठ जाएगा, कभी आप लोग जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। और साथ ही साथ मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मेरा यूजर नेम है सुपर कंसेप्ट क्लासेस। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर सुपर कंसेप्ट क्लासेस लिखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। फटाफट फॉलो करिए क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाले हैं। और वीडियो चैट एक होता है ना, लाइव वीडियो चैट होता है, उसी के माध्यम से हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। यहां पर बात हो रहा है 14वीं और 15वीं शताब्दी का। तो ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित यानी कि फिर से जीवित किया गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इस टाइम पीरियड में क्या होता है, यहाँ पर ये जो यूनानी है और ये जो रोमन है इन्होंने क्या किया, अपना जो पुराना सभ्यता था ना उसको पुनर्जीवित किया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 14 से 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन सभ्यता की प्राचीनता को पुनर्जीवित किया गया। दूसरा पॉइंट है कि प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अध्ययन किया गया। जो प्राचीन लेखक, जो पुराने लेखक थे, उन लोगों ने जो रचना करके गए थे वो सारे के सारे रचना का यहाँ पर अध्ययन किया गया। थर्ड पॉइंट है कि उन्होंने मानवतावाद के अध्ययन पर जोर दिया। मानवतावाद जो विचारधारा है इस पर अधिक जोर दिया गया। कला और चित्रकला को पुनर्जीवित किया गया। आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पर यूनानी और रोमन का जो पुराना सभ्यता था इसको यहाँ पर पुनर्जीवित किया गया। पुराने लेखक का जो रचना था इसका अध्ययन हुआ। मानवतावाद के अध्ययन पर जोर दिया गया और कला और चित्रकला को यहाँ पर पुनर्जीवित किया गया। ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, आप लोगों का यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने लिखा है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है क्या है कि इस काल की इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की तुलना कीजिए। इस काल बोला जाए तो यहाँ पर 14वीं और 15वीं शताब्दियों का बात हो रहा है। तो इस काल में इटली का जो वास्तुकला है और इस्लामी जो वास्तुकला है दोनों में मतलब क्या अंतर है, दोनों में क्या यहाँ पर क्या तुलना है, किस प्रकार से है आपको बताना है। तो ये वाला जो प्रश्न है ये ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए इसके आंसर को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमने लिखा है कि इस काल में इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला दोनों नगरों को सजाने में लग गया। इस काल में क्या होता है, 14वीं 15वीं शताब्दी में क्या होता है, इस टाइम पीरियड में क्या करता है, जो इटली का जो वास्तुकला है और इस्लाम का जो वास्तुकला है ये दोनों क्या करते हैं, नगरों को सजाने में लग जाता है। इटली ने रोम के अवशेषों के आधार पर एक नवीन वास्तुकला की शैली अपनाई। इटली क्या करता है, जैसे रोम का जो अवशेष था ना, देखा कि रोम में किस प्रकार से क्या हुआ था, उसी के आधार से इन्होंने क्या किया, एक नया वास्तुकला का शैली बनाता है, एक नया सीरीज बनाता है वास्तुकला का। थर्ड पॉइंट आप लोग देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, इटली में भवनों के चित्र बनाए गए, मूर्तियों का निर्माण किया और विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी गई। इस्लामी वास्तुकला में इतनी सजावट पर जोर नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब उन लोग उतना सजावट पर जोर नहीं दिया। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ। ये जो मानवतावादी ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा का जो सबसे पहले जो अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, किन लोगों को हुआ, इतालवी शहरों में हुआ। तो क्यों हुआ बताना है। देखिए मैंने लिखा कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में हुआ क्योंकि पहला पॉइंट है कि इटली के अनेक नगरों से सामंतवाद की समाप्ति और स्वतंत्र नगरों की स्थापना होने से मानवतावादी विचारधारा को विकसित होने के लिए अनुकूल अवसर मिला। मतलब इटली का बहुत सारा ऐसा नगर था जहां पर जो सामंतवादी जो पहले व्यवस्था था ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और स्वतंत्र नगर की स्थापना हुआ। जब सामंतवाद हटा तो स्वतंत्र नगर का स्थापना हुआ, जिससे क्या होता है, ये मानवतावादी विचारधारा जो है इसको फलने फूलने के लिए एक अच्छा अवसर मिल गया। अगला पॉइंट है कि 14वीं शताब्दी में विद्वानों द्वारा
प्लेटो एवं अरस्तु के सिद्धांतों एवं ग्रंथों के अनुवादों का अध्ययन किया गया। इस टाइम में क्या होता है, यहाँ पर जो विद्वान है कौन कौन, प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों का यहाँ पर जो इन दोनों के सिद्धांत के आधार पर जो ग्रंथ का अनुवाद किया गया था, ये सब चीज़ का यहाँ पर अध्ययन होने लगा। ये कारण हुआ, इसी के चलते वहाँ पर मानवतावादी विचारधारा पनपा। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट होगा इसको आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, क्या है कि प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान आदि विषयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसको आप लोग नीचे लिखिएगा, मतलब यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट बना के इसको लिखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट कि इटली के अनेक विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों पर अध्ययन शुरू होने लगा। बहुत सारा इटली का ऐसा विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, जहां पर मानवतावादी विचारधारा जो था, मानवतावादी विषय था, उसका अध्ययन शुरू हो गया, पढ़ाई शुरू हो गया। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद की शिक्षा दी जाती थी। इटली का एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, पादुआ विश्वविद्यालय। यहाँ पर क्या हुआ, मानवतावाद का यहाँ पर शिक्षा दिया जाने लगा, अध्ययन होने लगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, देखिए कि वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। देखिए जो वेनिस है ना, वेनिस ये क्या है, तो इटली का एक महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, इटली में एक राज्य या फिर एक नगर है जिसका नाम क्या है, वेनिस है। और फ्रांस का तो फ्रांस हो ही गया। तो दोनों में हमें यहाँ पर तुलना देखना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि वेनिस में गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, जबकि फ्रांस में नगर राज्यों का संचालन निरंकुश शासक वर्ग के हाथों में था। देखिए वेनिस में तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रांस में क्या था, एक निरंकुश शासक वर्ग के हाथों में उसका पूरी एकदम क्या था, कंट्रोल था। आगे चले, अगला पॉइंट क्या है कि वेनिस के धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली नहीं थे, जबकि फ्रांस में ये शक्तिशाली थे। देखिए वेनिस का अगर बात किया जाए तो धर्माधिकारी है, सामंत वर्ग है और राजनीतिक दृष्टिकोण से उतना शक्तिशाली नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन फ्रांस में क्या था, ये सब स्ट्रांग थे। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर देखिए हमारे पास है, यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि वेनिस में नगर के क्या है, धनी व्यापारी और महाजन लोग नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। फ्रांस में ऐसा नहीं था, ये धनी है आपका। ठीक है, धनी ठीक है, मतलब वेनिस नगर जो था उसमें जो धनी व्यापारी थे या फिर जो महाजन लोग थे, ठीक है, उन लोग क्या करते थे, नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, लेकिन फ्रांस में कोई भी इस तरह से भाग नहीं लेता था। वेनिस में शासन की बागडोर नागरिकों के हाथ में थी। फ्रांस में नगर राज्यों का संचालन निरंकुश शासक वर्ग के हाथों में था। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण है। देखिए अभिलक्षण बोलिए या फिर गुण बोलिए, बात एक ही हुआ, फिर विशेषता बोलिए, जो भी आप लोग बोलेंगे सब ठीक ठाक है, सब सही है, सब चलेगा। तो मानवतावादी विचारधारा की अभिलक्षण निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट है कि मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत मानव के विभिन्न कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान दिया जाता था। इसमें क्या होता था, देखिए जो मानवतावादी विचारधारा ना, इसके अंतर्गत क्या होता था, यहाँ पर मतलब वही सब विचार के ऊपर ध्यान दिया जाता था जिससे मानव का कल्याण हो। तो मानव का जो कल्याणकारी कार्य है इसी के ऊपर ध्यान दिया जाता था। पॉइंट नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें सभी विषयों व्याकरण, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कविता और नीति दर्शन के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। मानव के कल्याण के लिए सभी को आपस में वाद विवाद और विचार विमर्श करना चाहिए। ये बात भी बोला जाता है कि मानव के कल्याण के लिए सभी को आपस में मतलब बात विचार करना चाहिए, कोई आपस में कोई बैर दुश्मनी न रखें। 4th नंबर में कि मानवतावादी विचारों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसमें मानव रुचियों का विशेष ध्यान रखा गया। इसी के फलस्वरूप विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्री और कलाकार हुए। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे क्या है कि मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता था। इसमें देखिए पहला बात तो मानव का कल्याण तो होता ही था और इसमें सुख और समृद्धि के ऊपर ध्यान दिया जाता था। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि मानवतावाद के अंतर्गत मानव को विशेष महत्व दिया जाने लगा और उसकी प्रशंसा में अनेक काव्य लिखे गए। तो ये सब आप लोग नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका एक सुचिंतित विवरण दीजिए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि पुनर्जागरण, आधुनिकीकरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, कृषि क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति जैसे घटनाओं ने 17वीं शताब्दी के यूरोप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। बहुत सारा यहाँ पर हुआ, पुनर्जागरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुआ, कृषि क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ। तो ये सब ने क्या किया, यूरोप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। यूरोप ने 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के यूरोप में होने वाली परिवर्तन को देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, परिवर्तन को देखा था।
परिवर्तन को देखा था। यदि यूरोपीय लोग 11वीं सदी के यूरोप के पश्चात सीधे 17वीं सदी के यूरोप को देखें तो उसे पूरा का पूरा यूरोप एकदम भिन्न नजर आएगा, पूरी चेंज हो गया था। यह भिन्नता निम्न स्तरों पर देखी जा सकती है। पहला क्या है कि सृष्टि का श्रेय पहले ईश्वर माना जाता था। 17वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक खोजों ने सृष्टि का श्रेय प्रकृति को सिद्ध कर दिया, ये हो गया एक। दूसरा क्या है कि 17वीं सदी तक लोग मानने लगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है एवं अपनी धुरी पर घूमती है, ये पहले तो ये चीज हो गया यहाँ पर, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। फिर यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट है कि अमेरिका सहित समुद्र के रास्ते भारत की खोज ने यूरोपीय समाज एवं अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन किए। फिर मानवतावाद की अवधारणा के विकास ने समाज में सामंजस्य की भावना पैदा की। लोगों को इस विचारधारा ने आडंबरों एवं धार्मिक अंधविश्वासों से दूर किया। तो नोट करिए, ये रहा हमारा जो टर्म 2 का जो हमारा सबसे पहला वाला जो चैप्टर है, ठीक है। तो इसका मैंने कंप्लीट बताया। चैप्टर का नाम है बदलते हुए सांस्कृतिक परंपराएं। और आगे भी क्या होगा देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा तो चैप्टर नहीं पढ़ना है, 3 या फिर 4 चैप्टर पढ़ना है। एक करके आज ही मैं आप लोगों को हर एक चीज को प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फटाफट फॉलो करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।